बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। पहला मौजू कि बिल आखिर मौलाना फजल रहमान साहब भी नैब की पकड़ में आ गए हैं, और दूसरा मौजू ये कि बिलावल भुट्टो की किस बात पे शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पे एक इंदिया दे दिया कि ईद के बाद शहबाज शरीफ या अपोजिशन से किसी किस्म की एहतजाजी या मुज़ाहमती तहरीक की तवक्को न रखें जब तक शहबाज मौजूद है। तो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ घर भेजने की जो मुज़ाहमती तहरीक होगी वो महज एक दीवाने का ख्वाब ही होगा। तो वो बिलावल भुट्टो की किस बात पे शहबाज शरीफ साहब ने ये इंदिया दिया जो कि हमारे तज्ज़ियाकारों ने नोट नहीं किया। लेकिन पहले आते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से जो तहकीकात का आगाज़ हुआ है नैब की तरफ से कि मौलाना फजल रहमान साहब ने मदरसों के नाम पे मनी लॉन्ड्रिंग की है, गैर मुल्की फ़ंडिंग होती रही है, और ये फ़ंडिंग जो है गैर कानूनी तरीके से होती रही है। और ये बात आप जानते हैं कि हमारे मुख्तलिफ मदारस को जिस मसलक के होते हैं वहाँ से बैरून मुल्क से चंद ममालिक हैं जहाँ से फ़ंडिंग होती रही है माजी में। ये एक बदकिस्मती समझ लें, लेकिन बहरहाल ये एक फैक्ट है। तो इस हवाले से नैब ने तहकीकात का बहरहाल आगाज़ किया है। और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब एक तवील अरसा कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, और ज़ाहिर है जब इतना तवील अरसा एक इक़्तिदार का जो हवस परस्त इंसान हो वो एक कमेटी का चेयरमैन हो और उसने कोई गबन न किया हो, ये बात हमारी अकल जो है वो तस्लीम नहीं करती। तो उस हवाले से भी नैब ने तहकीकात का आगाज़ किया है, इनिशियल इंक्वायरी का आगाज़ किया है। और नाज़रीन, एक बात मैं आप लोगों की खिदमत में और भी पेश कर दूं कि जब मौलाना फजल रहमान साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, इसे रिसेंटली मैं बता रहा हूँ 2013 से 2018 तक की बात बता रहा हूँ कि उस वक्त स्टैंडिंग कमेटीज़ की टोटल जो तादाद थी वो 28 के करीब थी, और उन 28 स्टैंडिंग कमेटीज़ का जो बजट है वो एक तरफ, और कश्मीर के हवाले से जो स्टैंडिंग कमेटी थी जिसके चेयरमैन मौलाना फजल रहमान साहब थे उनका बजट दूसरी तरफ। यानी एक कश्मीर कमेटी के कश्मीर के हवाले से स्टैंडिंग कमेटी का बजट 28 स्टैंडिंग कमेटी से भी ज़्यादा था, इस कदर बजट। और मौलाना फजल रहमान साहब जब तक कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं उसका इम्पैक्ट फैक्टर कश्मीर कास्ट का आपको इंटरनेशनल लेवल पे कोई नज़र आता है? कोई इस किस्म की एक्टिविटीज़ या सरगर्मियाँ आपको नज़र आती हैं? नहीं, बस मेरे ख्याल में वो तमाम तर पैसे जो है वो उधर ही एक साफ़ी ने दावा किया था कि 44 लाख की लस्सियाँ और 22 नंबर बंगला और डीजल और परमट और गाड़ियाँ और प्रोटोकॉल और क्या क्या, उसी पे शायद वो खर्च होते रहे हैं। इसके अलावा मदरसों का रिकॉर्ड में खुर्द बुर्द की भी तहकीकात होनी है, और इस हवाले से भी उन मदरसों का जो ऑडिट है वो तलब कर लिया गया है, और उस पर डेफिनेटली उसका जो है ना बनज़र गैर मुताला किया जाएगा, क्योंकि ये बात भी बदकिस्मती है नाज़रीन, ये होता है हमारे मुल्क में और हुआ है और होता रहा। इससे अगर आप इनकार कर लें तो ये ऐसा ही है कि जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद कर ले, तो वो हक़ाइक़ जो है वो उससे वो महव नहीं हो जाते कि चंद ऐसे लोग महदूद चंद ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरी ज़मीनों पे कब्ज़ा करके, सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़ा करके वहाँ पे मदरसे बनाए हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब के मदरसे के हवाले से मैं नाज़रीन आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ डी खान से है और हमारे करीब ही है वो मदरसा, कि मुझे याद है कि 20 से 25 साल हो गए वहाँ पे वो चंदा तलब कर रहे हैं कि मदरसे की तामीर के लिए चंदा दे, और 20-25 साल गुजरने के बावजूद भी वो 100% अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ मौलाना फजल रहमान साहब का मदरसा। तो डेफिनेटली कोई भी शख्स अगर नौकरी मांगने जाता है, जब वो MNA थे और कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी थे, तो मौलाना फजल रहमान साहब का 1-2-3 ख़ास लोग थे वो उनके पास भेज देते, तो वो आपसे कहते हैं कि जी आपको नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन आप मदरसे के लिए जो है ना वो चंदा दे दें, इतना चंदा आप दे दें तो तब आपको ये नौकरी मिलेगी। यानी ये भी एक करप्शन का एक तरीका है, वारदात था कि अपने फ्रंट मैन रखे हुए हैं और वो नौकरी के लिए आपसे मदरसे के लिए चंदे के नाम पे जो है ना वो पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। ये होता रहा है, ये आप डी खान में किसी से भी पूछ लें तो वो आपको ये बात कंफर्म कर सकता है। और इसके अलावा नाजरीन ये एक और ख़बर भी है
कि मौलाना फजल रहमान साहब के जो मौलाना अताउर रहमान है भाई और मौलाना लुत्फ़ुर रहमान के नाम भी इंक्वायरी बीच में शामिल हैं और मौलाना फजल रहमान की अहलिया और बच्चों के नामों पर मौजूद जायदादों की भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। और इसके अलावा PTI के जो MNA हैं नूर आलम खान के ख़िलाफ़ भी तहकीकात शुरू की जाएंगी। नूर आलम खान की अहलिया और ख़ानदान के दीगर 6 अफराद के ख़िलाफ़ भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। नाज़रीन, ये बात हमेशा नोट करने की है और कि जब भी आपको कोई सियासतदान पाकिस्तान में गरजता और बरसता हुआ नज़र आए और चिंगाड़ता हुआ नज़र आए तो समझ लें कि उसके दिन करीब है, क्योंकि उस सियासतदान को मुसद्दक़ा ज़राए से ये मालूमात मिल चुकी होती हैं कि आपके ख़िलाफ़ जो तहकीकात और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, जो इंक्वायरी की जा रही है रियासती इदारों की तरफ से, वो आपके करप्शन की जड़ों तक पहुंचने वाले हैं। तो इसलिए वो उछलना और कूदना शुरू कर देते हैं और यही कुछ मौलाना फजल रहमान साहब गुज़श्ता कुछ अरसे से कर रहे थे और ये बात आप लोगों ने डेफिनेटली ऑब्ज़र्व भी की होगी। अब आते हैं नाजरीन अपने दूसरे। तो नाजरीन, आप जानते हैं कि आज से 3-4 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो की मुलाकात होती है, एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। शहबाज शरीफ साहब काफ़ी अरसे बाद उन्होंने जो है ना बिलावल भुट्टो साहब को और मौलाना फजल रहमान साहब को अपना दीदार कराया है। खैर, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नाजरीन जो आखिरी अल्फाज हैं जहाँ पे वो एंड होती है, ख़त्म होती है, वो आप ज़रा सुन लीजिएगा कि एक सहाफ़ी बिलावल साहब से ये पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो यकसू है, फोकस्ड है और मुंतशिर नहीं है अपने बयानिए में। तो बिलावल साहब ज़रा थोड़ा सा नाराज़गी और खिफ़त का इजहार करते हैं और कहते हैं कि आपके सवाल पे मुझे एतराज़ है, और क्योंकि कोरोना के दिनों में भी शहबाज शरीफ साहब मुझसे और मौलाना फजल रहमान साहब से राब्ते में थे। खैर, वो जो बिलावल भुट्टो साहब की ये गलतफहमी जो है वो अगले ही लम्हे ज़मीन बोस हो जाती है कि जब बिलावल कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम एक मज़ाहमती तहरीक शुरू करें और उस इनकलाब की जो ज़िम्मेदारी है वो शहबाज शरीफ साहब संभालें। तो शहबाज शरीफ साहब ने एक पुरानी खिलाड़ी का सबूत देते हुए, ज़ाहिर है वो इस किस्म के मकारियों और चालाकियों में और अयारियों में ही एक्सपर्ट है, बाकी तो उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए हैं वो आप लोगों के सामने है। तो शहबाज शरीफ साहब ने फ़ौरन कहा कि नहीं, मैं जो ये जिम्मेदारी है इनकलाब की वो जो है बिलावल के कंधों पे डालता हूँ, एक जवान खून के कंधों पे डालता हूँ। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें इस बयान से, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाती है कि अपोजिशन में से कोई भी ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि जो अगर एक प्रोटेस्ट, एक रैली, एहतजाज और मज़ाहमती और इनकलाबी और नज़रियाती और बागी तहरीक शुरू होगी, उसका हेड और सरबराह कौन होगा, ये भी यानी कि बिलावल कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब होंगे। शहबाज शरीफ साहब ने फ़ौरन कह दिया कि नहीं जी, ये जो है ना बिलावल के कंधों पे मैं ये जिम्मेदारी डालता हूँ। तो अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इससे वाज़ेह हो गया कि कोई मज़ाहमती तहरीक ईद के बाद नहीं है। आप देख लेंगे 10-15 दिन बाद वो अनाउंस करेंगे, भागम भाग होगी, मीटिंग्स होंगी और उनके जो फेसेस हैं वो आपको टीवी स्क्रीन्स पे नज़र आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होगी। ख़बरों में इन रहने का तरीका है, अपने एक फेस सेविंग है नाज़रीन, अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को, अपने हिमायतियों को भी तो आखिर उन्होंने कुछ बताना है ना कि हम क्या कर रहे हैं। और एक तरफ ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के न्याजी और मुल्क साथ साथ नहीं चल सकते, तो फिर दूसरी तरफ उनके वोटर और सपोर्टर ये भी तो सवाल पूछे ना कि भाई आप क्या कर रहे हैं। आप तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप किसी लैपटॉप के सामने दबक कर, मास्क लगाकर, फेस मास्क लगाकर आप बैठे हुए थे, तो डेफिनेटली इस किस्म की ये फेस सेविंग थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के खिलाफ नहीं थी, ये अपने हिमायतियों को एक सुहाने ख्वाब दिखाने के लिए थी। तो इससे ये वाज़ेह हो गया है। अब तजियाकार चाहे कुछ भी कहें, और मैंने चंद ट्वीट्स भी देखे कि उन ट्वीट्स के नीचे जो है ना अजीब अजीब किस्म की बातें लिखी हुई थी कि जी ये जज्बा होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब बिलावल साहब ने कहा ना कि हम आधे रास्ते में होंगे और जो है वो हुकूमत जो है वो गिर जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, यकीन कीजिए मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मुझे ये अंदाज़ा नहीं था, हालांकि मैं पाकिस्तान की सियासी तारीख़ पढ़ता हूँ और जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये इस
कदर सहल पसंद और इस कदर डरे हुए सहमे हुए हमारी अपोजिशन होगी और इमरान खान साहब के सामने बिल्कुल इस कदर यानी कि ये लेट जाएंगे। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब तो ये साबित हो गया है कि इस अपोजिशन को इमरान खान साहब ने बिल्कुल क्रश कर दिया है और इनकी हिम्मत ही नहीं है, मजाल ही नहीं है, जुर्रत ही नहीं है। और इमरान खान साहब ने जैसे इनकी नफ्सियात पे बिल्कुल इनके नब्ज़ पे हाथ रख दिया हो, बाकायदा उनको चैलेंज करते हैं कि आप कानून साजी में साथ नहीं देते तब भी हम कानून मंजूर कराएंगे, आप नैब अमेंडमेंट्स पे अगर आप ब्लैकमेल करते हैं तब भी हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम आपकी वो अमेंडमेंट्स तस्लीम नहीं करते जिसमें आप अपने करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब ने इनको बिल्कुल आउट क्लास कर दिया है, बल्कि यूँ समझ लें कि कमांडो एक्शन करके एक एक पॉइंट से जो है ना पूरी अपोजिशन को ढेर कर दिया है। और आपको ये भी याद होगा कि जब अपोजिशन में इमरान खान साहब थे तो उन्होंने अकेले, आप कहें आपका राइट है कि धरना गलत था या सही था, लेकिन 126 दिन अकेले उन्होंने पार्लियामेंट के सामने धरना दिया था, ये बात तस्लीम करेंगे। इन लोगों की 26 दिन धरना देने की भी हैसियत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक दूसरे के कंधों पे जो है ना जो बिलावल साहब है वो अपने नाना शहबाज शरीफ के कंधों पे जो है वो जिम्मेदारी डाल रहे इनकलाब की, उसके नातवा कंधों पे, और उन्होंने फ़ौरन पलट के जो है ना जवान खून पे इनकलाब की जो है वो जिम्मेदारी डाल दी। अब देखते हैं कि ये इनकलाब किस करवट बैठता है। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।